बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर मैथ्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.6। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.6 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आप कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही सीखना चाहते हैं तो फिर आप चले जाएं डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैंने हर क्वेश्चन के सामने उसका टाइम मेंशन किया है। आप क्वेश्चन के सामने लिखे गए टाइम पर क्लिक करते हुए डायरेक्टली अपने डिजायर्ड क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 1 से। बेटा इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इन द फिगर ABCDEFGH इज अ क्यूबाइड, कैलकुलेट CF। बेटा आपको ये एक क्यूबाइड की फिगर दी हुई है, ठीक है, और इसके अंदर आपने ये जो CF साइड मैंने ब्लैक कलर से शो किया है, इसकी वैल्यू को मालूम करना है। ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्यूबाइड क्या होता है। बेटा एक शेप होती है क्यूब की। क्यूब कैसा होता है? एक ऐसा बॉक्स समझ लो कि जिसकी तमाम साइड बराबर होती है, यानी उसकी जो लेंथ है, उसकी विड्थ है, उसकी हाइट है, वो सब क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है ना, ये तमाम साइड उसकी लेंथ विड्थ हाइट बराबर होती है। लेकिन जो क्यूबाइड होता है ना, वो इसके जैसे ही बॉक्स होता है, लेकिन उसकी ये तीनों साइड जो है वो बराबर नहीं होती, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। ठीक है बेटा, इसको हम क्यूबाइड कहते हैं। अब इस क्यूबाइड के अंदर ना बेटा ये जो C से लेकर F तक लेंथ है वो हमने मालूम करनी है। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना, आपके माइंड में क्या चल रहा होगा। सबसे पहले आपने बेटा गौर से इस फिगर को देखना। इंतहाई आसान, मजेदार, लजीज क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ बच्चे देख के डायग्राम थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि ये बड़ा कोई मुश्किल, लेकिन ये बहुत आसान होते हैं। सिर्फ थोड़ी सी आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, यहां पर ना ये आपके पास एक ट्राइंगल बन के आ रही है, ये वाली। ठीक है, ये देखिए, ये आपकी बॉक्स की एक साइड है, उस बॉक्स का ना ये डायगोनल है, एक ये साइड है और एक ये साइड है, और ये उसका क्या लिए डायगोनल है। अगर आप इसकी वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, ठीक है, तो बड़ी आसानी हो जाएगी अगर आप पहले ये वाली साइड को मालूम कर लें, क्योंकि ये बन रही है एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की अगर दो साइड मालूम हो जाए तो तीसरी आसानी से पता लग जाती है। अब अपना यहां से टारगेट बनाओ कि मैंने मालूम करनी है ये साइड, वो ना इस वाले ट्राइंगल का हिस्सा है। इस ट्राइंगल के अंदर ये वाली साइड दी हुई है, लेकिन ये साइड हमें पता नहीं है। अगर ये साइड पता चल जाए तो बड़ी आसानी के साथ हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये हमारे माइंड में चल रहा होगा। अच्छा, तो अब वो डायग्राम मैंने यहां पे बना के रख लिया है। इसकी वैल्यू मालूम करनी है, देखो CGF। ठीक है, इस फेस पे जो डायग्राम है। अब आपको ये वाली वैल्यू उस वक्त तक नहीं मिलेगी जब तक आपको ये पता ना हो। तो फिर आप देखेंगे कि किसी तरीके से क्या मैं इस FG की वैल्यू का पता चला सकता हूं। तो फिर आप दोबारा डायग्राम में जाएंगे। ये देखें, इस डायग्राम में ना यहां पर देखें, अब ये इस बॉक्स का एक ये फेस है ना, एक इसके पीछे वाला फेस है। जो पीछे वाला फेस आपको दिखाई दे रहा है ना, वो यहां से इस कॉर्नर तक ना ये लाइन यूं गई है। देखें, यहां से लेकर यहां तक ये लाइन गई है, और ये एक नीचे वाली लाइन, ये देखें, इनके दरमियान एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, यहां इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एंगल है 30 डिग्री, और यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है ना बेटा वो 24 है। क्यों? क्योंकि देखो ये क्यूबाइडल है ना, इसके जो ये वाला फ्रंट वाला फेस है, इसकी ये लेंथ भी 24 होगी। यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ भी आपके पास मेरे बेटे 24 ही होगी। ठीक है, जैसे देखिए ये 8 है ना, तो ये भी 8 होगी, ये भी 8 होगी। ठीक है ना, बात समझ गए हो? अच्छा, अब इस तरह से ये वाली लेंथ आ गई हमारे पास 24। ठीक, और ये वाली लेंथ जो है वो हमें, ये वाला इसकी लेंथ तो नहीं बताएगी, बट ये एंगल दे देगा, ये एंगल 30 है। ठीक, और इसी ट्रायंगल के अंदर जो साइड FG है वो भी पाई जा रही। तो मैंने इसको HGF साइड को ना यहां पर ड्रा कर लिया। ठीक है, अब देख लो HG भी 24 है, जिस तरह DC 24 है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि जो DC है ना, DC साइड वो बराबर है HG है ना, HG साइड के, और वो बराबर है 24 के। ठीक है बेटा, अच्छा जी, अब यहां पर देखो, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हमें एक साइड और एक एंगल पता हो तो हम कोई भी अननोन साइड को मालूम कर सकते हैं। चाहे तो हम इसकी वैल्यू निकाल लें, चाहे तो हम इसकी वैल्यू निकाल लें। तो हम ऐसा करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करते हुए FG की वैल्यू निकालेंगे। जब FG की वैल्यू आ जाएगी वो हम यहाँ पे FG की जगह पे पुट कर देंगे, तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाया, क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये मेरे बेटे स्ट्रेटजी होगी जिसका हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आप क्वेश्चन पे आ जाइए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे फ्रॉम द ट्राइंगल FGH, ये वाले जो ट्राइंगल है, ये देखें, ये F, ये G और ये H, इस ट्राइंगल को हमने यहां पर कंसीडर कर लिया। अब इस ट्राइंगल के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल किया।
ठीक है। तो tan ऑफ थीटा, थीटा जो है वो हमारे पास 30 डिग्री के इक्वल है। इसको मैं थीटा मतलब एंगल के लिए हम यूज करते हैं, तो 30 डिग्री तो मैं यहाँ पे 30 लिख दूंगा। परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग वाली टेक्निक लगा के आप इसको याद रख सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे बेटे क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर है जी fg, तो लिख दिया fg। अच्छा, बेस की वैल्यू क्या है, यहां से लेके यहां तक hg, तो लिख दिया hg। ठीक है, इधर tan 30 आ गया। अब आपको क्योंकि fg की वैल्यू चाहिए, fg ऐसे ही रहेगा, hg इधर डिवाइड हो रहा है, इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो hg को। अब hg की वैल्यू 24 वो मैंने शो की हुई 24, वो यहां पुट कर दो। tan 30 की जो वैल्यू कैलकुलेटर से आपको मिलेगी स्क्वायर रूट ऑफ 3/3 मिलेगी। ठीक है, इज इक्वल टू fg आ गया। अब 3 1 3 3 8 24 होता है, तो 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 मेरे बेटे आपने इसको ऐसे लिख देना है। ये आपके पास fg की लेंथ आ गई है। ठीक है, तो जो हमारा टास्क था उसके मुताबिक हमने fg की वैल्यू को पहले मालूम कर लिया। जब fg की वैल्यू आपके पास आ गई 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो आप यहां पे लिख देंगे कि ये हमारे पास आ गई 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब मेरे बच्चों देखो, जब एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको दो साइड पता हो और तीसरी साइड आपने मालूम करनी हो, तो हम क्या करते हैं, हमेशा हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर भी हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि हाइपोटेन्यूज वाली साइड का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। उसी के मुताबिक देख लो मेरे बेटा, CF का स्क्वायर, C हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, इज इक्वल टू FG परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस CG जो कि बेस है। तो यहां पर हमने जस्ट उसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। CF को हमने x से डिनोट किया, FG की वैल्यू 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और CG की वैल्यू मेरे बेटा हमारे पास आ गई है 8। अब आपने इसका स्क्वायर ले लिया, x का स्क्वायर इसी तरह से रहेगा, इसका स्क्वायर 64 और इसका स्क्वायर रूट से कट के 3 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 आ गया। अब मेरे बेटे आपने पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें 64 को ऐड करना है, तो बन जाएगा 256। x का स्क्वायर बराबर है 256 के, जबकि हमें वैल्यू चाहिए x की। उसके लिए दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा x और 256 का स्क्वायर रूट आएगा बेटा 16। इस तरह से हमारे पास जो अननोन साइड थी, ये जो जिसका हमने नाम रखा था CF, उसकी वैल्यू हमें मिल गई बेटे, वो कितनी है 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाए। फाइंड द एंगल ACF इन द गिवन क्यूबाइड। अब आपको ये एक फिगर दी गई है क्यूबाइड की, ठीक है, और इसके अंदर आपने एंगल ACF जो है वो मालूम करना है। अब इसको हम कैसे देखते हैं एंगल ACF? इसका मतलब होता है A से चले, C से मुड़े और F पर आए। ये है पॉइंट A से चले, C से मुड़े और F पर आए। ये वाला जो एंगल बेटा आपको दिख रहा है, ये वाला एंगल हमने मालूम करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंतहाई आसान और सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन है बहुत मजेदार और आसान क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, अब ध्यान से जरा सीखो कैसे हम करेंगे इसको मालूम। देखो, ये जो है ना, एक ये साइड है AC, जो कि इस फ्रंट वाले फेस का डायगोनल है। ये देखो, ये एक आपको नजर आ रही है रेक्टेंगल, उसका ये डायगोनल है। ठीक है, अच्छा, अब जो दूसरी साइड है या आर्म है एंगल का, वो इस फेस का डायगोनल है। ये देखिए, ये हमारे पास एक बन रही है जी रेक्टेंगल, ठीक है, BFGC, उसका ये डायगोनल है। ठीक है, अच्छा, इन दोनों के दरमियान हमने एंगल को मालूम करना है। तो बेटा हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करते हैं, ये जो ऊपर वाला फेस है ना, इसका भी डायगोनल ड्रा कर लेते हैं। ये ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं, ये मैंने खुद ड्रा किया, आपको बुक में नहीं दिखाया गया। एक ये, दूसरी ये और ये तीसरी ये। इस फेस का इस फेस, यानी जो इसके सामने नजर आ रहा है ना, एक सामने वाला फेस, एक साइड वाला फेस और एक ऊपर वाला फेस, इन तीनों के हमने जो है ना वो ऐसे डायगोनल ड्रा कर लिए। ठीक है, ये तीनों डायगोनल मिलकर ना एक ट्रायंगल बना रहे हैं। जो ज्यादा आपको विजिबल हो, क्लियर हो, इसलिए मैंने नीचे एक और डायग्राम बनाई है। बाकी सारी साइड मैंने लाइट रखी है और इसको मैंने जरा प्रोमिनेट कर दिया ब्लैक कलर से, ताकि आपको दिखे कि यहां पर एक जो है वो ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, तो अब इस ट्रायंगल का जो ये वाला एंगल है ना, वो मेरे बच्चों हमने मालूम करना है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हमें इनकी साइड्स की लेंथ पता होगी तो ही हम ये एंगल मालूम कर पाएंगे, अदरवाइज हम एंगल मालूम नहीं कर पाएंगे। तो इसकी साइड को मालूम करने के लिए पहले हम काम करेंगे, पहले इस साइड की लेंथ मालूम करेंगे, फिर इस साइड की लेंथ मालूम करेंगे, फिर ये तीसरी साइड उस लेंथ की वैल्यू हम मालूम करेंगे। उसके बाद फिर हम इस ट्रायंगल का ये एंगल बड़ी आसानी के साथ मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो इंतहाई आसान है। देखो बेटा, आपने करना क्या, आप अपने माइंड में एक स्केच बनाओ। आपको चाहिए इस एंगल को मालूम करने के लिए ये वाली साइड दो, और ये मजबूरी है मालूम करना, क्योंकि ये मालूम होगी तो फिर जो है वो आपको ये एंगल की वैल्यू मिल पाएगी। अच्छा, फिर देखो जरा ये हम कैसे मालूम कर सकते हैं। ये वाला फेस पूरा देखो बेटा, ये हमारे पास एक जो है ना एक रेक्टेंगल शेप का है, उसका ये डायगोनल है। ठीक है, तो डायगोनल क्या करता है, दो बराबर साइज की ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ADC,
उसकी ये साइड भी मालूम है, ये साइड भी मालूम है, तो ये हमने मालूम करनी है। हमें कैसे मालूम है? फिगर में दिया गया, देखो ये 12 है, ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, ये हमारे पास 9 है, ये भी 9 होगा, वो भी 9 होगा, ये भी 9 होगा, ठीक है। तो ये 9 है और ये 12 है। तो इस ट्राइंगल का, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम ये साइड मालूम करना कोई मसले की बात है ही नहीं, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, मालूम कर लेंगे। अच्छा, फिर देखो इसके लिए क्या करेंगे, ये वाला जो फेस है, यहां पर भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, देखो ये एक साइड, ये दूसरी साइड, और ये, ठीक है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ये दो साइड आपस में परपेंडिकुलर है, और ये आगे हमारा वो तिरछी साइड। तो यहां पर ये साइड भी मालूम है, ये साइड भी मालूम है राइट एंगल ट्राइंगल की, ये मालूम करनी है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, मसला आसान। उसके बाद ऊपर वाला फेस देखो, ये जो ऐसा फेस हमें दिखता है ऊपर से, इसका ट्रायंगल देखो, इसकी एक ये साइड 10 सेंटीमीटर की है ट्रायंगल की, एक ये साइड 12 सेंटीमीटर की है, और ये उसका आ गया जी क्या कह लिया, हाइपोटेन्यूज कह लिया ट्रायंगल का। तो ये भी ऊपर भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो यहां पर दो साइडें मालूम है, तीसरी साइड हम मालूम कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आपने 3 बार पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, और ये साइड और ये साइड मालूम करनी है। तो मेरे बच्चों यहां पर देखो मैंने वही किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ऊपर हेडिंग लगाई, मैं पाइथागोरस थ्योरम को यूज करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैंने यूज किया इन द ट्रायंगल एडीसी, ये मैंने दोबारा से यहां बना के रखी है एडीसी, ठीक है। इसके अंदर ये दो साइडें मालूम है, ये मालूम करनी है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मैंने इनकी वैल्यूज पुट की हैं 9 और 12, उसके बाद इनके स्क्वायर लिए, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई किया, तो मुझे बेटा वैल्यू मिली है एसी के स्क्वायर की 225। एसी के स्क्वायर की वैल्यू ही पुट करनी है हमने, इसलिए हम अगर यहां तक भी कर लें तब भी काफी है, लेकिन मैंने आगे भी इसको एसी की वैल्यू मालूम कर दी है, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे दूसरे ट्रायंगल के अंदर, ताकि हमें जब एसी साइड पता लग गई, एसी साइड 15 सेंटीमीटर की, देखो ना ये ए से लेकर सी तक साइड पता लग गई 15 सेंटीमीटर। अब एंगल की दूसरा आर्म जो है सी से एफ तक, उसकी तरफ हमने जाना है। तो उसके लिए फिर हम ये वाले ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये इसमें एक साइड 10 है, दूसरी साइड 9 है, अप्लाई करेंगे जी। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, उनकी वैल्यूज पुट करो। सीजी की वैल्यू 10 है और एफजी की वैल्यू 9 है, वो वैल्यूज पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, इसका स्क्वायर 100, इसका स्क्वायर 181, दोनों को जमा करो 181 आ जाएगा। अब मेरे बेटे हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना, तो सीएफ की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 181 आता है। मैंने इसको फर्दर आगे पता है सॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि पॉइंट में आंसर आता है, तो फिर हम जब उसको पॉइंट के बाद वाले डिजिट को कम ज्यादा करते हैं तो फिर उसकी वजह से आंसर में चेंजिंग आती है, इसलिए मैंने उसको छेड़ा ही नहीं, मैंने यहीं तक रखा कि CF का स्क्वायर बराबर है 181 के, उसके तरफ दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 181 आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं, वरना आप कैलकुलेटर से वैल्यू लिख लो तो भी कुछ मसला नहीं है, लेकिन आप फिर गलती कर जाओगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद तीसरी साइड जो ऊपर वाली है, ये AF की वैल्यू के लिए हमने यहां दोबारा वैसे ही ट्रायंगल बनाई ताकि आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये साइड 10 सेंटीमीटर, ये साइड 12 सेंटीमीटर, ये डायगोनल आ गया हमारा, ठीक है। इसकी वैल्यू मालूम करनी है, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, AB की वैल्यू 12 है, BF की वैल्यू 10 है, इसका स्क्वायर 144, उसका स्क्वायर 100, दोनों को जमा करेंगे 244 वैल्यू बन जाएगी। तो मेरे बच्चे AF स्क्वायर बराबर है 244 के, स्क्वायर रूट ले लोगे तो फिर आपके पास इसका क्योंकि पॉइंट में आंसर आता है, तो मैंने नहीं लिखा पॉइंट में, मैंने ऐसे लिखा रहने दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 244 इज इक्वल टू AF, ठीक है बेटा। जब आपके पास ये तीनों साइड्स की वैल्यू आ गई है, अब ये साइड, ये साइड, ये साइड, तो हमने पढ़ रखा है कि जब एक ट्रायंगल की तीनों साइड आपको दे दी जाती हैं, तो उसके दरमियान मौजूद किसी भी एंगल को आप मालूम कर सकते हैं यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइंस, ठीक है। तो हम लॉ ऑफ कोसाइंस का यहां पर इस्तेमाल करेंगे। ये जो ट्रायंगल मैंने हाईलाइट की थी ना इस तरह से, जो तीनों फेस के डायगोनल से मिलकर बनती है, वो मैंने यहां पर शो कर दी मेरे बच्चे। अब इन तीनों की साइड्स की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कोसाइंस का इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पर भी एहतियात करनी है, क्योंकि हम लोग आदी होते हैं ना हमेशा खुद से, सपोज क्यू ट्रायंगल के ABC, फिर उसमें उसके मुताबिक अल्फा बीटा गामा भी हमने बनाया होता है, लेकिन जब आपको इस तरह से साइड्स मिलती है फिर आप गलती कर जाते हैं। तो गलती से कैसे बचना है ध्यान से समझ लो, ठीक है मेरे बच्चों। अगर ये आपके पास है ना ट्रायंगल, और ये वाला एंगल आप मालूम करना चाह रहे हैं, तो आप लॉ ऑफ कोसाइन में वो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जिसमें ये वाला एंगल इंक्लूड हो। अब याद रखो मेरे बच्चे, जो साइड इस एंगल के ऑपोजिट है, उस साइड से आपने स्टार्ट करना है। ये एंगल मालूम करना है, उसके ऑपोजिट ये साइड है, यहीं से स्टार्ट करो। AF का स्क्वायर बराबर होता है, अब जिन दो साइड के दरमियान एंगल है वो यहां पर आएंगे, ये और ये साइड है ना, AC का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर -2, और इन्हीं दो साइड्स को आपने यहां पर मल्टीप्लाई करना है। फिर कॉज ऑफ दिस एंगल, ये एंगल कैसे रीड करेंगे, A से चले, C से मुड़े, F पे पहुंचे, एंगल ACF। तो मेरे बेटे यहां पे आपने एंगल ACF लिख देना है। अब ये हमारा आ गया लॉ ऑफ कोसाइन,
ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जिस एंगल को मालूम करना है उसके ऑपोजिट साइड से शुरू करेंगे हम। ये साइड यहां पे आ गई, उसके बाद दो साइड बचती है ये वाली, वो दोनों यहां पर प्लस के साथ, फिर 2 आएगा, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 2 के साथ, ठीक है, और बीच में माइनस आता है, याद रखना 2 भी आता है, और जो एंगल है उसको आप यहां पे लिख दें, राइट। अब हमें क्योंकि वैल्यू चाहिए इसकी, तो हमने ना इसकी तरतीब चेंज की है। हमने तरतीब चेंज करना सीखा था जब हम एक्सरसाइज पहले हम करके, आई थिंक फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमने ये सीखा था। तो हमने क्या करना है, इस वाली पूरी टर्म को एक तरफ ले आना है, इस ए एफ को उधर ले जाएंगे, ये पहले से उधर पड़े हुए, ये ए एफ उधर जाके माइनस हो जाएगा, अब साथ में जो इसके मल्टीप्लाई हो रहा है वो नीचे आके डिवाइड होता है, मतलब जस्ट रीअरेंज किया बेटा। आप इसको खुद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपका टाइम सेव हो, इसलिए मैंने पूरी कैलकुलेशन नहीं की, डायरेक्ट मैंने इसका फॉर्मूला लिखा, क्योंकि आपकी बुक में डायरेक्ट फॉर्मूले भी दिए गए हैं आपको। ओके, इसको तरतीब से हमने पहले लिखा, उसके बाद फिर इसको जो चीज हमें रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक लिखा है इसको। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है, एसी के स्क्वायर की वैल्यू देखो, एसी के स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू पुट करो 225, ठीक है, सीएफ के स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, सीएफ कहां है, सीएफ के स्क्वायर बराबर है जी हमारे पास 181 के, ठीक है। उसके बाद एएफ का स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, एएफ का स्क्वायर बराबर है बेटा 244 के, वो यहां पर पुट कर दिया हमने। इसी तरह नीचे भी वैल्यूज पुट करेंगे। अब एसी की वैल्यू 15 है, तो एसी की वैल्यू हमने भी निकाल के रखी है, 15 आ गई। उसके बाद सीएफ की वैल्यू बेटा, सीएफ की यहां है जी, सीएफ की वैल्यू 181 का स्क्वायर रूट है, तो उसको एज इट इज लिख लेने देंगे। अब देखो आगे सारा काम कैलकुलेटर का है, कैलकुलेटर में आपने जो है वो इस सारी वैल्यूज को पुट करना है, उसके बाद आप उसको कैलकुलेट करके आंसर निकालेंगे तो 0.4013 आएगा। और भी अगर डिजिट्स हैं, पर मैंने यहां तक लिखा, उससे आगे वाले डिजिट्स को मैंने स्किप किया क्योंकि वो लेस देन 5 था। नेक्स्ट तो इसी तरह नहीं दिया मैंने। अब मेरे बेटे क्या करेंगे, हमें चाहिए एंगल एसीएफ की वैल्यू, ये वैल्यू है कॉज ऑफ एंगल दिस, तो हमें तो कॉज नहीं साथ में चाहिए, तो कॉज को हमें उधर भेजना पड़ेगा। जब कॉज इक्वल के उस तरफ जाता है तो मेरे बच्चे वो इनवर्स बन जाता है, कॉज इनवर्स ऑफ 0.4013 आएगा। एंगल एसीएफ इज इक्वल टू, आप शिफ्ट दबाइए, फिर कॉस का बटन दबाइए कैलकुलेटर के अंदर, फिर 0.4013 लिखिए, इक्वल का बटन प्रेस कीजिए, बेटा आपको आंसर मिलेगा 66.34। और भी अगर डिजिट्स हैं, पर मैंने 2 डिजिट तक इसको महदूद रखा है, 66.34 डिग्रीज आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। और जो बुक में आंसर दिया गया मेरे बेटे, वो आंसर ठीक नहीं है, ये आंसर बिल्कुल ठीक है, इसको आप कैरी कर सकते हैं, ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 3, इन द फिगर perimeter of a square based pyramid is 36 centimeter. Find the length of diagonal of the base and height of the pyramid. मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको ये एक फिगर दी गई है जिसमें एक पिरामिड की शेप बनी हुई है और बताया जा रहा है कि इस पिरामिड की जो बेस है, यानी इसका जो निचला हिस्सा है, वो स्क्वायर बना हुआ है। ये देखिए आप, ये आपको जो बेस नजर आ रही है ये स्क्वायर है। और बताया जा रहा है कि इस स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो है 36 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कैसे कहते हैं कि इस स्क्वायर की चारों साइड की लंबाई को जमा कर दिया जाए तो पेरीमीटर बन जाता है, ठीक है। वो बताया जा रहा है कितना है, 36 है। अब 2 चीजें बेटा आपने यहां पे मालूम करनी है। एक तो जो इसकी स्क्वायर बेस है ना, उसका आपने डायगोनल मालूम करना है, जैसे यहां पर शो किया गया बी से लेके डी तक, ठीक है। दूसरा, इस पिरामिड की आपने हाइट मालूम करनी है। हाइट कैसे निकालेंगे, इसकी जो बेस है उसके सेंटर से इसकी टिप तक, जो ऊपर टिप है इसकी, यहां तक की जो लेंथ है बेटा, वो आपने मालूम करनी है। ये 2 चीजें आपको चाहिए, ठीक है। अब बात जरा ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा। उसने कहा कि इसकी जो बेस है वो स्क्वायर है, ठीक है, और उसका जो पेरीमीटर है वो हमारे पास 36 है। अब स्क्वायर में जो चारों साइड होती हैं बराबर है, इसका मतलब है चारों साइडों की लंबाई को जमा करके जो जवाब मिला वो 36 मिला। तो फिर एक साइड की लंबाई कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर। तो मैंने लिखा 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 9 और 9। अब चारों को जमा करोगे तो 36 बन जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, ये आपने सबसे पहले यहां पर लिखना है कि पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर जो है वो हमें कितना दिया गया है, 36 सेंटीमीटर। और क्योंकि उसने खुद बताया कि इस पेरीमीटर की जो बेस है वो स्क्वायर है, इसका मतलब ये चारों साइडें बराबर होंगी, बी सी, सी डी, डी ई और ई बी, ये सब के सब क्या होंगे, बराबर। और इसकी लंबाई को हमने सपोज कर दिया x। अब हम जानते हैं कि स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो कैसे मालूम करते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 टाइम 1 लेंथ। अब एक लेंथ को तो हमने x सपोज किया हुआ है, तो x को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4x, और पेरीमीटर की वैल्यू उसने खुद बताई है जी 36। ओके, तो अब हमने क्योंकि एक साइड की वैल्यू निकालनी है तो 4 जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, 4 1 द 4, 4 9 द 36 होता है, तो 9 सेंटीमीटर बेटा आपके पास एक साइड आ जाएगी। इसका मतलब है कि तमाम साइड जो है वो 9 के बराबर है। एक आप माइंड में कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन उसको क्योंकि लिखना भी होता है प्रॉपर तरीके से, तो ये उसका प्रॉपर तरीका लिखने का, सही है बेटा। अब जरा आगे बढ़िए, हमने इस स्क्वायर के ना डायगोनल मालूम करना है। डायगोनल क्या है जी, एक किनारे से दूसरे किनारे तक, यहां से जैसे बी से डी तक मैंने शो किया, इसको आप मिला दो ऐसे, ये डायगोनल बन जाता है आपके पास। इस डायगोनल की वैल्यू मालूम करना इंतहाई आसान है। क्यों?
क्योंकि इस स्क्वायर को जो डायगोनल है वो दो बराबर साइज की ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। अब एक ट्रायंगल आपके पास ये वाली आ गई है, सही है, इसकी ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। अगर आपको मैं इस व्यू से तो सही समझ नहीं आएगी, अगर आप इस व्यू से इसको देखें ऊपर से यूं, ठीक है, यूं ऐसे, तो अब देखो बेटा यहां से अगर हम एक डायगोनल ड्रा करते हैं, ठीक है, तो ये जो है आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, आप देख सकते हैं, जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। तो अब ये साइड 9 सेंटीमीटर है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, तो ये दोनों 9 मालूम है और ये आपने मालूम करनी है, तो मसला ही कोई नहीं है, सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो वही किया बेटा हमने यहाँ पे हेडिंग लगाई है, लेंथ ऑफ द डायगोनल BD इज इक्वल टू क्या है जी, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया है इस पे। उसमें क्या है जी हमारे पास कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहां पर जो BD है वो हमारा हाइपोटेन्यूज है और जो BC है वो एक साइड आ गई और CD दूसरी साइड, यानी एक बेस एक परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ओके। तो अब देखिए मेरे बच्चे, आपने इनकी वैल्यूज पुट करनी है दोनों, क्योंकि पेरीमीटर उसका 36 था, हर साइड 9 के बराबर है, ये भी 9, ये भी 9, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, दोनों को जमा करेंगे 162 बन जाएगा। अब हमें क्योंकि BD का स्क्वायर नहीं चाहिए, BD चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो BD बराबर आएगा 12.73 सेंटीमीटर स्क्वायर रूट लेने के बाद। ये मेरे बच्चे आपने इसकी वैल्यू को मालूम कर लिया, डायगोनल की वैल्यू जो हमें चाहिए थी, एक चीज आ गई, ये हमारा आंसर है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब दूसरी चीज मेरे बेटे हमने मालूम करनी है कि इस पिरामिड की हाइट क्या है, और याद रखिएगा हाइट इसके बेस के सेंटर से ना सीधा ऊपर टिप तक लेंथ है, ठीक है। तो ये जो डायगोनल है ये इसी तरह से पास करता हुआ जा रहा है, इसके सेंटर से, ये डायगोनल भी यूं सेंटर से पास करेगा, ये एक पॉइंट आएगा जहां पर आप कह लीजिए उसका सेंटर है, उस सेंटर से आपने ऊपर की तरफ यूं ड्रा किया, तो ये जो सेंट्रल पॉइंट है ना, ये इस डायगोनल को भी दो बराबर हिस्सों में कट करेगा, ठीक है। ये पूरा डायगोनल जो है इसकी लेंथ हमने मालूम कर ली है, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा मेरे बच्चे दोनों बराबर हैं, ठीक है, क्योंकि इसके मिड से, इसके सेंटर से आपने ऊपर की तरफ एक लाइन लेकर जानी होती है, राइट। अच्छा, अब देखिए यहां इस डायग्राम में ना ये एक एंगल आपको दिया गया, यहां से लेकर यहां तक जो एंगल है वो 45 डिग्री है, यानी कि ये जो किनारा है, ये वाला किनारा और जो सेंटर वाला डायगोनल है, इन दोनों का आपस में एंगल दिया गया 45 डिग्री, ठीक है। और यहां पे देखो कि ये परपेंडिकुलर है, बेस है ना, ऐसे बेस, और यूं बेस से ऊपर जा रहा है ऐसे, तो बेस के साथ तो ये 90 डिग्री पर है ही है, तो ये 90 डिग्री हो गया इसका एंगल, ठीक है, और ये वाला 45 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है बेटा। और ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है। अब ट्रायंगल के अंदर अगर आपको कोई एक साइड और एक एंगल मिल जाए ना, तो आप कोई भी साइड मालूम कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए अब ये एक एंगल इस ट्रायंगल में दिया गया 45, ये साइड हमने मालूम करनी है और ये साइड पता नहीं है, मगर हमने देखा कि इसके डायगोनल के सेंटर से ऊपर की तरफ जो है वो हाइट हम मालूम करते हैं। तो इसका मतलब अगर पूरी लेंथ आपको पता है तो ये उसका मिड पॉइंट से हम ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, तो आधी लेंथ यहां होगी, आधी लेंथ यहां होगी, तो उसके लिए फिर आपने बता दिया कि भाई जो BD है ना, BD उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 12.73। अब हमने OD की वैल्यू मालूम करनी है ताकि हमारे पास ट्रायंगल की एक साइड मालूम हो जाए। OD जो है वो आधा है, किसका आधा है, BD का। तो BD अगर 12.73 है तो 2 से डिवाइड करेगा तो 6.365 आता, मैंने 3.6 लिख दिया सेंटीमीटर में। ये मेरे बच्चे आपके पास ये वैल्यू आ गई है 6.36 सेंटीमीटर O से लेकर D तक। तो देखो O से लेकर D तक ये लेंथ 6.6 सेंटीमीटर आ गई, 3.6 सेंटीमीटर, और ये लेंथ आपने मालूम करनी है, और ये एंगल आपके पास 45 है। तो अब देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर आपको एक एंगल और एक साइड बता दी जाए तो आप कोई भी और साइड मालूम करना चाहें आप मालूम कर सकते हैं। तो ये साइड मालूम करनी है हमने। अब हमने इसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करना है, तो हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे हाइट ऑफ द पिरामिड OA के लिए हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन द ट्रायंगल OAD, ठीक है ना। OAD ट्रायंगल के अंदर ये देख सकते हैं जी, OA और D इस ट्रायंगल के अंदर हम ये अप्लाई करने जा रहे हैं। अब यहां पर एक चीज का ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों, अक्सर बच्चों का ये ख्याल होता है कि अगर ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसके अंदर ये बेस है और ये क्या होती है, परपेंडिकुलर, ये बेस है परपेंडिकुलर। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा बेटा, ये बेस और परपेंडिकुलर है वो एंगल के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपने ये वाला एंगल कंसीडर किया है, इस एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर, बिल्कुल ठीक है, ये बेस बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर एंगल यहां की बजाय एंगल यहां पर आ गया, ये वाला एंगल थीटा हो गया, तो फिर ये बेस नहीं कहलाएगी, फिर ये परपेंडिकुलर है और ये फिर बेस है, क्योंकि थीटा एंगल के सामने, यानी जो भी एंगल आपने कंसीडर किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर इस्तेमाल करने के लिए, उस एंगल के ऑपोजिट साइड बेटा परपेंडिकुलर होगी। तो अब देखिए ये वाला एंगल हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं ना, क्योंकि इसी की वैल्यू हमारे पास पता है, मालूम है हमें। 45 के ऑपोजिट साइड ये मेरे बच्चे परपेंडिकुलर है, इसको बेस लिखने की गलती नहीं करनी, ये फिर क्या होगी, ये बेस बन जाएगी, ठीक है। तो हमने देखा एक साइड जो गिवन है वो परपेंडिकुलर है और जो मालूम करनी है वो बेस है। अब कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो परपेंडिकुलर और बेस को डील करती है, साइन कॉस टेन में से, तो वो मेरे बच्चे 10 है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू
प्रॉपर ब्रशिंग। तो देख सकते हैं आप, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 है। परपेंडिकुलर कितना मेरे बच्चे, हमारे पास 6 पॉइंट, इसका नाम ओडी है, और बेस जो है वो हमारे पास ओए है। अब ओडी की वैल्यू 6.63 है, ओए की वैल्यू हमने मालूम करनी थी, इसलिए हम यहां से उसको इधर ले आए और 1045 को नीचे लाके हमने डिवाइड कर दिया। तो अब 1045 की वैल्यू मेरे बेटे कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा, 1 आती है, सही है। तो ये 6.636 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू OA। 1 नीचे लिखे ना लिखे एक ही फर्क है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। OA इज इक्वल टू 6.36 सेंटीमीटर, ये मेरे बेटे हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये बेसिकली यहां से लेके यहां तक OA यानी इस पिरामिड की हाइट है। क्वेश्चन नंबर 4, द डायग्राम शोज अ सिलेंडर। इस क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम दी जा रही है जिसमें एक सिलेंडर दिखाया जा रहा है। फाइंड वैल्यू ऑफ गैमा इन ट्राइंगल ABC। उस सिलेंडर के अंदर एक ट्राइंगल भी है ABC, उस ट्राइंगल के अंदर मौजूद एंगल गैमा की वैल्यू को आपने मालूम करना है, ठीक है मेरे बेटा। ओके जी, अब जरा इस ट्राइंगल को गौर से देखिए। इस ट्राइंगल के अंदर आपको एक एंगल दिया गया है 120 और एक साइड दी गई है AB 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। जो एंगल हमने मालूम करना है उसके अपोजिट साइड मौजूद है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक एंगल जो हमें दिया गया है उसके अपोजिट साइड हमें मालूम नहीं है। अगर हमें ये साइड मालूम हो जाए तो हम आसानी से लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल करते हुए इस अननोन एंगल की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं, क्योंकि बेटा आपको पता है ये एक ओब्लिक ट्राइंगल है। ओब्लिक ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए यहाँ हम लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल करते हैं या फिर लॉ ऑफ कोसाइन का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटे। तो अब हमारा मकसद क्या है कि पहले इस CB साइड को मालूम कर लिया जाए। जब ये मालूम हो जाएगी तो फिर लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल करते हुए आसानी से एंगल गैमा की वैल्यू को हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो करना क्या पड़ेगा उसके लिए, अगर आप यहां गौर से देखिए बेटा, तो यहां पर ना एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, C, ये D और ये B, या BCD भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसके अंदर ये साइड जो है वो 30 सेंटीमीटर की है और ये साइड जो है ना, अब बुक में नहीं दी गई ये साइड, लेकिन देखो क्योंकि ये जो इस सिलेंडर का ये वाला फेस होता है वो सर्कुलर शेप का होता है, ये भी सर्कुलर शेप का होता है, उसका रेडियस दिया जा रहा है 10 सेंटीमीटर। अगर ये 10 सेंटीमीटर रेडियस है तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। तो मैंने यहां पर शो कर दिया 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, टोटल बन गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर। तो ये साइड 20 सेंटीमीटर, ये साइड 30 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों साइडें हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल की पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ये वाली साइड को मालूम कर लेते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाई है और यहाँ हेडिंग लगाई है कि BCD ट्रायंगल के अंदर ये साइड 20 सेंटीमीटर की है, ये साइड 30 सेंटीमीटर की है। ये मालूम करनी है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, CD किसके बराबर है 20 के और BD किसके बराबर है 30 के। इसका स्क्वायर 400, इसका स्क्वायर 900, जमा किया तो बन जाता है 1300। ये BC स्क्वायर की वैल्यू है, जबकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, BC की वैल्यू चाहिए। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, BC इज इक्वल टू 36.06 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो मेरे बेटे ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई किसकी, BC की 36.06। तो देखिए ये BC की वैल्यू पहले मालूम नहीं थी, अब हमें मालूम हो चुकी है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो अब इसको मैंने दोबारा से यहां पे ड्रा किया है इस ट्रायंगल को। अब ये साइड आपको दी गई है, ये साइड आपको जो अभी आपने मालूम किया है, ये आपको दी गई थी, ये एंगल भी आपको दिया गया था, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर हम जो है वो लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि साइन, अगर हम गैमा मालूम करना चाह रहे हैं ना, हम लिखेंगे साइन ऑफ गैमा। अब गैमा के अपोजिट जो साइड है वो नीचे आ जाएगी। देखिए साइन गैमा के अपोजिट साइड कौन सी है, AB, तो AB इसके नीचे आ गया, ठीक है। और जो एक आपको एंगल दिया गया अल्फा, उसका इस्तेमाल कर लीजिए, साइन ऑफ अल्फा। अब साइन ऑफ अल्फा ये है, इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ये BC, तो उसके नीचे आप बेटा BC लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। इसका उलट भी कर सकते हैं, ठीक है। AB ऊपर साइन गामा नीचे, BC ऊपर साइन अल्फा नीचे, दोनों ठीक है, सही है। अच्छा उसके बाद क्योंकि हमें गामा की वैल्यू चाहिए तो आप इसको अकेला करेंगे, बाकी चीजें उधर भेज देंगे। AB यहां डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, AB बाई BC इंटू साइन ऑफ अल्फा। अब साइन गामा की वैल्यू जो है ना, इसके जरिए हम मालूम कर लेंगे। AB की वैल्यू 10, BC की वैल्यू 36 यानी 0.6, साइन अल्फा की वैल्यू 120 डिग्री क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। अब आपने कैलकुलेटर में क्या करना है, पहले इसकी वैल्यू निकाल देनी है, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है और इससे डिवाइड करना है। तो मेरे बेटे आपको मिल जाएगी साइन गामा इज इक्वल टू 0.2402 मिलेगा। अब क्योंकि हमें गामा की वैल्यू चाहिए ना, हमें साइन गामा की वैल्यू तो नहीं चाहिए, तो साइन को उधर भेज देंगे, साइन उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, इक्वल के उधर जाके साइन इनवर्स हो जाएगा। आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर में शिफ्ट का बटन, फिर उसके बाद साइन, फिर 0.2402 लिख के प्रेस करेंगे इक्वल को, तो मिलेगा 13.8983 और भी डिजिट्स हैं, बट हमने 4 डिजिट तक यहाँ पर लिखा है। लेकिन बुक में अगर आंसर देखा जाए
तो वो पॉइंट के बाद एक डिजिट तक रखा गया है, तो यहां तक आप टर्मिनेट कर दें। नेक्स्ट डिजिट 5 से ग्रेटर है तो इसको एक बढ़ा देंगे 13.9 डिग्री। ये मेरे बेटे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन द फिगर 3 वर्कर्स आर स्टैंडिंग एट पोजिशन B, D एंड H ऑफ अ कंटेनर ऑफ क्यूबाइड शेप। ये आपको फिगर दी गई है, इसमें कंटेनर है जो कि क्यूबाइड शेप का है और इसके ऊपर 3 मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर वर्कर्स खड़े हैं B, D और H के ऊपर। एक B, ये D और ये H, इन 3 पॉइंट्स के ऊपर वर्कर जो है वो खड़े हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हमसे पूछा जा रहा है 1, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द वर्कर B एंड D। B और D, इन 2 पॉइंट्स के ऊपर खड़े वर्कर के दरमियान फासला बताइए। 2, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द वर्कर B एंड H। B और H के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मालूम कीजिए। 3, फाइंड एंगल BDH। BDH का मतलब होता है B से चले, ठीक है, सॉरी D से चले, B से मुड़े, H पे पहुंचे ना, DBH, DBH, यानी कि ये वाला जो एंगल है जो मैंने यहाँ पे शो किया है वो एंगल बेटा आपने मालूम करना है। इंतहाई आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम मालूम कर लेते हैं जी B से लेके D तक फासला। अब देखिए इसकी जो नीचे आपको बेस नजर आ रही है, बेस दरअसल क्या है, एक तरह की रेक्टेंगल बनी हुई है और ये रेक्टेंगल का क्या है, डायगोनल, जिसने 2 राइट एंगल ट्राइंगल बना दिए। एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई और एक ये बन गई। ठीक है, इसका नाम क्या है, BDC। यानी अगर मैं आपको इसका नीचे वाला व्यू दिखाऊं तो आपको बेटा कुछ इस तरह की जो है ना वो एक रेक्टेंगल दिखेगी ऐसे। ठीक है, और यहां से ना ऐसे कट कर दिया गया तो देखिए ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। तो ये वो राइट एंगल ट्राइंगल है जो जमीन के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, इसके लोअर सरफेस के ऊपर, कंटेनर के इनसाइड। ठीक है, इसको हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं इन द ट्राइंगल BDC। ठीक है ना, BDC। अब क्योंकि इसके हमने जो ये वाली साइड है BD वो मालूम करनी है, तो ये देखिए ये हमने मालूम करनी, ये साइड जो है वो आपको दी गई है 12 सेंटीमीटर, ये दी गई 16 सेंटीमीटर। कैसे पता चला, देखो अब ये 12 है ना, ये 12, तो ये भी 12 होगी, ये भी 12 होगी, ये भी 12 होगी। ठीक है ना, ये भी कितनी आपके पास है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फिगर को देख के हमें पता लग गया उसका। तो बेटा ये आ गया आपके पास 12 सेंटीमीटर। उसके बाद 16 सेंटीमीटर नीचे BC की वैल्यू दी हुई है। अब देखो क्या करना है बेटा, सीधा सीधा आपने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देना है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। BC की वैल्यू 16 है, DC की वैल्यू 12 है। अब इसका स्क्वायर 256 आता है, इसका स्क्वायर 144 आता है, दोनों को जमा करेंगे तो 400 बन जाएगा। और उसके बाद क्योंकि BD का स्क्वायर 400 के बराबर है, लेकिन हमें तो BD चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट से कट जाएगा और इधर 400 का स्क्वायर रूट आएगा 20। ठीक है, इस तरह से BD की लेंथ जो है वो 20 यूनिट्स आ जाएगी। अब जो ये 2 वर्कर हैं, ठीक है, B और D पॉइंट के ऊपर खड़े हुए, उनके दरमियान फासला जो है वो 20 यूनिट का है। उसके बाद फिर दूसरे पे आ जाओ। ठीक है, ये B और ये H, इसके दरमियान फासला। तो देखिए ये भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, वो कहते हैं कि सर ये कैसे राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। देखिए ये तो हमारे पास कुछ इस तरह का एंगल जो है वो दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो एंगल 90 नहीं है, तो फिर आप राइट एंगल ट्रायंगल क्यों कह रहे हैं। तो मेरे बच्चों जरा गौर से देखो, यूं समझो कि आप इस कंटेनर के अंदर खड़े हो, ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर से ऊपर एक ये लाइन जा रही है, बिल्कुल कॉर्नर में ना, यहाँ पे आप एक लाइन लेके जाएं। उसके बाद ये नीचे जमीन है, इस जमीन के ऊपर आप जितनी भी लाइंस ड्रा करें, लाइक ये मेरे पास एक प्लेन है ना, ये आपने एक लाइन ड्रा कर ली। अब इस जमीन के ऊपर जितनी भी लाइन, चाहे ये है, ये है, ये है, ये, इस जमीन के ऊपर मौजूद तमाम की तमाम लाइनें इसके साथ परपेंडिकुलर होती हैं। तो इस चीज से बिल्कुल परेशान नहीं होना कि इसके साथ तो ये परपेंडिकुलर था, ये परपेंडिकुलर था, ये कैसे परपेंडिकुलर हो गया। इस जमीन के ऊपर, ये जो इस कंटेनर की जमीन है, इसके ऊपर मौजूद हर लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये लाइन ले लो, एक ये ले लो, और एक इन दोनों को ज्वाइन करने वाली ये आ गई। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल अगेन हमारे पास बन के आ जाएगी। ये आगे मेरे बच्चों हमारे पास एक और राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब इसमें जो HD है ना, ठीक है, ये वाले देखिए, ये DH, ये फासला, अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा। ठीक है, तो इधर आप लिख सकते हैं कि ये हमारे पास 15 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, तो ये आ गया 15 सेंटीमीटर। फिर आगे नीचे वाली जो साइड है BD, तो BD अभी तो हमने मालूम की थी 20 है, उसको मैं यहाँ पे 20 लिख देता हूँ।
अब मेरे बच्चों देखो, ये तो 90 डिग्री का एंगल है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दो साइड आपको अगर गिवन हो तो तीसरी आप आसानी से मालूम कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब मैं यहाँ पे लिखना बोल क्यों लिखना चाहिए था पाइथागोरस थ्योरम, तो बल आप लिख लीजिएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब मेरे बच्चों क्या करेंगे, इस BD की वैल्यू 20 है, अभी हमने मालूम की थी, वो पुट कर दी, और DH की वैल्यू क्वेश्चन से मिली 15, इसका स्क्वायर 400, इसका स्क्वायर 225, दोनों को जमा किया 625। फिर ये BH का स्क्वायर है, हमें क्या चाहिए, BH चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो इधर भी 625 का स्क्वायर रूट लेंगे, तो BH बराबर है 25, क्योंकि 625 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 मिलता है। तो अब B और H इन दो के दरमियान जो फासला है बेटा वो 25 यूनिट्स है। ठीक, ओके जी। उसके बाद फिर हमने तीसरी चीज मालूम करनी है बेटा, यहाँ पे वो है एंगल जो DBH है, यानी D से चले B से मुड़े H पे पहुंचे, DBH ये वाला एंगल। तो इसी ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं ना, DBH ट्रायंगल को, ये जो हमने यहाँ पे बनाई थी, इसी ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं। और एंगल कौन सा जी, हमारे पास यहाँ वाला जो है वो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हमने बेसिकली मालूम करना है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये आ गई हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर एंगल, ठीक है ना, B से जो चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये DB और ये BH, ये देखें, ये DB और ये BH, इनके दरमियान हमने एंगल मालूम करना है। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो जरा, अब आपको एक साइड दी गई है परपेंडिकुलर, दूसरी दी गई है बेस, ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों मौजूद है आपके पास, तो सीधा सीधा tan थीटा का फॉर्मूला लगाइए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करते हुए, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर DH है, ये आ गया परपेंडिकुलर हमारे पास, ये DH, ये HD कह लें, ठीक है, और बेस क्या बेटे, ये वाली BD बेस है, ये BD आ गई, और tan ऑफ एंगल DBH, ठीक है, ये हमने यानी जो एंगल मालूम करना था उसका हमने नाम यहाँ पर लिख दिया, D से चले B से मुड़े H पे पहुंचे। अब इसकी वैल्यू पुट करो, 15/20 0.75 बनती है। अब इधर tan थीटा 0.75 के इक्वल है, मगर हमें तो एंगल की वैल्यू चाहिए, tan नहीं चाहिए, tan उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। अब आप कैलकुलेटर में जाकर शिफ्ट दबाइए, फिर tan, फिर 0.75 लिख के एक बाद इक्वल का बटन दबाएंगे तो जवाब मिलेगा 36.86। ये मेरे बच्चे आपके पास आ गया एंगल, सॉरी 36.86 पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो एंगल DBH इज इक्वल टू 36.86 डिग्रीज, सही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, इन द फिगर, दी गई इस फिगर में O इज द सेंटर ऑफ स्क्वायर बेस पिरामिड ABCD। O सेंटर है एक स्क्वायर बेस पिरामिड ABCD का। स्क्वायर बेस पिरामिड उसे कहते हैं जिसकी बेस एक स्क्वायर हो, यानी उसकी ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड चारों बराबर हों, ठीक है बेटा। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन साइड AB एंड प्लेन BCDE। अब आपने साइड AB और इस प्लेन BCDE के दरमियान एंगल मालूम करना है। इफ OA इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, अगर A से लेकर O तक जो फासला है वो 6 सेंटीमीटर हो। अब बेटा जरा बात ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आपको AB लाइन और BCDE प्लेन के दरमियान में एंगल को मालूम करना है। तो पहले ये सीखो कि एक लाइन और प्लेन के दरमियान में एंगल किस तरह से मालूम किया जाता है। मैं यहाँ पे लाइन की बजाय एक वेक्टर ले रहा हूं A, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। अगर इस वेक्टर A का इस प्लेन के साथ मैंने एंगल मालूम करना है तो उसका तरीका ये होता है बेटा कि इसका प्रोजेक्शन लिया जाता है। प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं कि इसके टॉप से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है सीधा नीचे। प्रोजेक्शन का मतलब बेटा सीधा अगर बताऊं ना तो साया कहते हैं, इमेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल समझो कि ये जमीन है और जमीन में ये एक जो है कोई भी एक टावर है या कोई खंभा कह लो जो कि ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा जमीन के अंदर लगा हुआ है। अगर हम ऊपर से जमीन के ऊपर बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ या परपेंडिकुलरली लाइट को फॉल कराएं इसके ऊपर, तो इसका साया बिल्कुल नीचे इस तरह से बनेगा। अब ये जो खंबे का साया बनेगा ना जमीन के ऊपर, इसको बेटा सिंपली हम प्रोजेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अगर हमने ये देखना है कि इस खंबे का इस जमीन के साथ ये जो एक प्लेन है क्या एंगल बन रहा है, तो हम यहां से टॉप से प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे इसकी जमीन के ऊपर। ये इसका साया बन गया जमीन का। कैसे बनेगा? ऊपर से सीधा परपेंडिकुलरली जमीन के ऊपर लाइट फेंकेंगे तो ये ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा और यहां से इसका साया यहां से यहां बन जाएगा। अब इसके साए और इसके दरमियान ये जो खंबा है इसके दरमियान जो एंगल बनेगा ना बेटा, वो दरअसल इस वेक्टर का इस प्लेन के साथ एंगल होगा। एक बार फिर से सुनिए, अगर आपके पास कोई एक वेक्टर है और उसका आपने प्लेन के साथ एंगल मालूम करना है तो वेक्टर के टॉप से आप सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, यहां से यहां तक उसका इमेज या साया या प्रोजेक्शन बन जाएगा। अब इस वेक्टर की प्रोजेक्शन और इस वेक्टर के दरमियान बनने वाला एंगल जो है वो दरअसल आपके पास वो एंगल होता है जो कि आपका इस वेक्टर और प्लेन के दरमियान होता है,
ठीक है, अब इस सिचुएशन को यहां पर कैसे फिट करेंगे, देखो जरा। अब यहां पर जो है ना ये ए बी लाइन जो है वो हमें दी गई है, ठीक है, और इसका इस प्लेन के साथ एंगल मालूम करना है, तो हम इसकी टिप से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे सीधा नीचे ऐसे। तो ऑलरेडी उसने बना के दिया हुआ है आपको ए ओ लाइन, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है, सही है। तो यहां से लेकर यहां तक जो है ना इस ए की प्रोजेक्शन होगी, ठीक है, इस ए बी वेक्टर की प्रोजेक्शन होगी यहां से, ये इसका मतलब क्या प्रोजेक्शन आएगी, ठीक है ना। जैसे इसकी इस ए के लिए ये प्रोजेक्शन थी ना, इस ओ ए बी के लिए हमारे पास ये जो ओ बी है वो इसकी प्रोजेक्शन बन जाएगी, ठीक है, और यहां से यहां तक ये सीधा परपेंडिकुलर आया हुआ है, वही सिचुएशन आ गई। तो मेरे बेटे अब आपको क्या करना है, इस प्रोजेक्शन और इस ए बी के दरमियान एंगल को मालूम करना है, ये मैंने शो किया हुआ यहां पर, ठीक है। तो इसको मालूम करने का आसान तरीका वो क्या है कि आपको पता है कि ये जो सेंटर है इसका, ओ सेंटर है ना, तो सेंटर इस स्क्वायर बेस के डायगोनल में से पास करता है, मतलब ये इस तरह से अगर मैं बोलूंगा ये स्क्वायर है ना, तो ये पहला डायगोनल और ये दूसरा डायगोनल, इसका जो सेंटर होता है ना यहाँ पर, ये सेंटर है इसका, तो ये वो ओ पॉइंट है ना इन दोनों डायगोनल के सेंटर से पास करता है। तो इसका मतलब अगर हमने यहां से लेकर यहां तक लेंथ मालूम करनी है जो कि इस ए बी लाइन की प्रोजेक्शन है, तो उसके लिए हमें ये पूरा पहले डायगोनल मालूम करना पड़ेगा। जब डायगोनल मालूम पड़ जाएगा तो उसका आधा करेंगे तो हाफ आ जाएगा, फिर ये हाफ साइड ओ बी और इस लाइन ए बी के दरमियान में आपने एंगल मालूम करना है बेटा, ये इसका सही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चलिए इसको इंप्लीमेंट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम जो है वो बी से लेके डी तक एक डायगोनल ड्रा कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन में ड्रा द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर बेस बी डी बाय ज्वाइनिंग द बी पॉइंट डी पॉइंट, ठीक है, ओके। इन उसमें फिर क्या होगा, दो ट्रायंगल बन जाएगी, एक ये बन गई एक ऊपर बन गई, बी डी सी या बी सी डी ट्रायंगल बन गई। अब आपने इस ट्रायंगल बी सी डी के अंदर आ जाना है। एक ट्रायंगल है और आपको पता है कि ये वाला एंगल जो है वो क्या आपके पास है 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि देखो ना ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 है। अगर हम ये वाले ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं ऐसे, तो इसमें ये वाला एंगल क्या होगा 90 डिग्री का होगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो साइड है बी डी साइड का स्क्वायर बराबर है बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अब क्योंकि ये उसने बताया कि ये स्क्वायर बेस है, अगर एक 4 सेंटीमीटर तो मतलब सारी की सारी इसकी साइड जो होगी नीचे वाली बेस वाली वो 4 होगी, इसलिए इसको भी 4 पुट कर दिया, इसको भी 4 पुट कर दिया। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 32 होता है। तो इस तरह मेरे बच्चे बी डी का स्क्वायर बराबर है 32 के, बट हमें तो बी डी का स्क्वायर नहीं चाहिए, बी डी चाहिए। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर लेंगे, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, बी डी की वैल्यू आएगी 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। कैलकुलेटर में आप लिखेंगे ना स्क्वायर रूट ऑफ 32 तो मिलेगा 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर। ये आपके पास बी डी की लेंथ आ गई, ठीक है। इसको हम शो कर लेते हैं बी डी, ये ठीक है बेटा। अच्छा उसके बाद देखिए जरा, अब ये पूरा डायगोनल है यहां से लेके यहां तक, लेकिन हमारे यहां जो इस ए बी लाइन की प्रोजेक्शन है ना वो बी से ओ तक है, जो कि ओ सेंटर है। तो सेंटर जो है ना वो बेसिकली यहां ये वाला सेंटर है, तो ये डायगोनल को दो बराबर हिस्सों में काटता है ओ पॉइंट सेंटर। सो हम यहां पे लिखेंगे सेंटर ओ पासेस थ्रू द मिड ऑफ द डायगोनल। तो इसका मतलब है कि अगर हम ओ से बी तक सिर्फ लेंथ मालूम करना चाहते हैं तो ये पूरे डायगोनल का आधा होगा। सो दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द बी डी, ठीक है। तो बीडी के ऊपर लाइन भी लगानी चाहिए थी, ओके। अब बीडी की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट करके रखी है 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, उसको 2 से डिवाइड कर लो तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 बन जाएगा। ये मेरे बेटे आपके पास ओबी लाइन जो है वो उसकी लेंथ आ गई। अब जो है ना आपका मसला हल हो गया, ओबी लाइन आपके पास आ चुकी है ये वाली, ठीक है। और ये जो है वो अब इसके और इसके दरमियान आपने एंगल मालूम करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं। ये देखिए ये ए से ओ तक लाइन आ गई है जो कि हमें दी भी है क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर। वो ओ से बी तक जो है वो हमने मालूम कर लिया 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर। और जो ये ए बी है ये तो हमें जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दें आप। ये वाला एंगल जो है ना हमने मालूम कर लेना है। ये देख लो ये वो असल वेक्टर है या असल लाइन कह लीजिए ए बी, और ये हमने उसकी प्रोजेक्शन लिया ओ बी, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया मेरे बेटे के रियल कॉन्सेप्ट ये है कि आपने इस लाइन और इसकी प्रोजेक्शन के दरमियान एंगल मालूम करना है। जब भी आपको इस लाइन का इसके प्लेन के साथ एंगल मालूम करना होता है तो ये उसकी प्रोजेक्शन, ये वो लाइन, इसकी वैल्यू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू 6 सेंटीमीटर। ये एंगल हमने थीटा मालूम करना है। तो यहां पर देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ये उसकी बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो tan थीटा लगा देते हैं इसके ऊपर। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो मेरे बेटे परपेंडिकुलर 6 के बराबर आ गया, बेस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर आ गई है। हमें क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करके लिख लेना है 2.1213। उसके बाद थीटा इधर ही रहेगा, tan उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, tan ऑफ 2.1213 करेंगे तो बनेगा बेटा आपके पास 64.76 डिग्री। और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसकी जो स्टेटमेंट है ना वो थोड़ी सी ट्रिकी है।
तो आपने इसकी स्टेटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से फोकस होकर अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो तैयार हैं, स्टार्ट करते हैं। अब इसमें कहा जा रहा है फ्लोर ऑफ अ रूम इज 9 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड। एक रूम है जिसका फ्लोर 9 मीटर लंबा है और 6 मीटर चौड़ा है। तो हम यहां पे माइंड में एज्यूम कर लेंगे कि जो रूम होता है ना वो क्यूबॉइडल शेप का होता है। ठीक है, तो क्यूबॉइडल शेप अपने माइंड में एक एज्यूम कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब कहा जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर टू द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द रूम इज 49 डिग्री। अब ये थोड़ी सी ट्रिकी है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। पहली चीज एंगल ऑफ एलिवेशन का पता होना चाहिए। ठीक है, दो तरह से बताऊंगा। एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट ये बेटा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि आपकी आंख के लेवल से ऊपर पड़ा होता है उसको देखने के लिए आपकी आंख हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जो एंगल बनाती है उस ऑब्जेक्ट के साथ, वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। मतलब यहां से देखिए हॉरिजॉन्टल सरफेस आ गई, आंख के सामने कोई ऑब्जेक्ट ऊपर पड़ा है तो नीचे से ऊपर की तरफ जो एंगल बन रहा है मेरे बच्चों वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ठीक है, अच्छा अब कहा जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम, अब गौर करना, फ्रॉम बॉटम लेफ्ट कॉर्नर टू द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द रूम इज 49 डिग्री। तो देखो ये हमने रूम की डायग्राम बनाई है क्यूबॉइडल शेप में, ये बॉटम है, ये टॉप है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। अब बॉटम जो है उसके लेफ्ट साइड पे दो पॉइंट आते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये भी बॉटम लेफ्ट है, ये भी बॉटम लेफ्ट है, कोई एक आप ले सकते हैं। मैंने फ्रंट वाली वाल का ये वाला पॉइंट ले लिया बॉटम लेफ्ट से। ठीक है बेटा, अच्छा अब बॉटम लेफ्ट से टॉप राइट कॉर्नर पे, अब ये हमारा जो है वो टॉप है और ये साइड हमारी राइट है। टॉप राइट पे दो पॉइंट आते हैं, एक ये वाला और एक ये वाले। अब बच्चों को समझ नहीं आ रही होती कि यहां से लाइन इस पॉइंट तक ड्रा करनी, उसका एंगल बताया जा रहा है, या यहां से लाइन इस टॉप राइट कॉर्नर तक ड्रा करनी, उसका एंगल बताया जा रहा है। तो क्वेश्चन में आगे चल के आप देखेंगे कि इस बॉटम लेफ्ट कॉर्नर से इस फ्रंट वाले टॉप राइट कॉर्नर तक एंगल तो आपसे मालूम करना है आपने, वो तो पूछा जा रहा है आपसे। इसका मतलब है कि यहां से एफ तक जो लाइन है उसका एंगल नहीं बताया जा रहा, ये पॉइंट ए से पॉइंट जी तक जो लाइन जाती है उसका एंगल बताया जा रहा है। ठीक है, फिर सुनिए इस चीज को, कहा जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन यानी नीचे से ऊपर की तरफ एंगल फ्रॉम द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, ये बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, टू द टॉप राइट कॉर्नर, ये टॉप राइट कॉर्नर, लेकिन ये वाला नहीं, ये वाला, क्योंकि दोनों दिए गए हैं ना, ये भी टॉप राइट है तभी ये भी टॉप राइट है, तो इसको आपने लेना है क्योंकि ये इस पॉइंट तक एंगल पूछा जा रहा है, इस पॉइंट तक आपने एंगल मालूम करना है। ठीक है, वो सॉरी बताया जा रहा है 49 डिग्री का है। अब ये एक बात और जरा समझ लो कॉन्सेप्ट वाइज, जो ये है ना ये लाइन ए से जी तक, इसका इस प्लेन के साथ एंगल बताया जा रहा है कि वो एंगल कितना है मेरे बच्चों, 49 है। तो प्लेन के साथ एंगल कैसे निकालते हैं, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर कोई लाइन है और वो प्लेन के साथ कोई एंगल बना रही है तो वो असल में जो उसका एंगल होता है वो उस लाइन और उसकी प्रोजेक्शन के दरमियान होता है। प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं, टॉप से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस प्लेन के ऊपर, उस पॉइंट से जहां पे प्लेन पे गिरा है ये परपेंडिकुलर, उससे इस पॉइंट तक स्टार्टिंग पॉइंट तक जो लाइन ड्रॉ होती है, जैसे मैंने ये डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, ये मेरे बच्चों उसका प्रोजेक्शन होता है, इसका साया। ठीक है, तो ये इसके प्रोजेक्शन और इसके दरमियान एंगल है, ये यहां पर एंगल 49 बनता है। बेटा गलती नहीं करनी इसको बनाने में, इसको ड्रा करने में गलती नहीं करनी। ठीक है, ओके जी, चलें जी आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये सीख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब हमें मालूम क्या क्या करना है, हमें मालूम करना है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द फ्लोर टू द ऑपोजिट कॉर्नर ऑफ द फ्लोर। अब फ्लोर के एक कॉर्नर से ऑपोजिट कॉर्नर तक का फासला मालूम करना है। तो देखिए भाई ये नीचे फ्लोर आ गया, ठीक है, मैंने इसको अलग से यहां पे भी ड्रॉ किया हुआ है, इसका एक कॉर्नर पे यहां पे खड़े हो जाइए, इसका ऑपोजिट कॉर्नर ये बनता है, ये इसके साथ वाला है, ये इसके साथ वाला है, ये इसका ऑपोजिट बनता है। या अगर आप यहां पे खड़े हैं तो ये इसका ऑपोजिट बनता है। तो चाहे ये मालूम कर लो चाहे ये मालूम कर लो, दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्यूबॉइडल शेप में तमाम फेस रेक्टेंगुलर होते हैं और रेक्टेंगल में डायगोनल सेम होते हैं। तो चाहे ये मालूम कर लो चाहे ये मालूम कर लो, दोनों की लेंथ बराबर होगी। सही है मेरे बच्चों, ओके जी। तो हमने जो है वो यहां से लेके यहां तक जो ए से लेके सी तक लेंथ जो है वो मालूम करनी है, एक चीज। दूसरी चीज आपसे कहा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द रूम, रूम की हाइट ये सी जी, ये एफ बी, ये ए ई, ये एच डी, कोई एक मालूम कर लो, सबके सब बराबर होंगी, उनकी वैल्यू आपने मालूम करनी है। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका पार्ट नंबर 3, इसके ये भी थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से सुनना जरा। कहा जा रहा है फाइंड, मालूम करो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करो। कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन? फ्रॉम बॉटम कॉर्नर ऑफ 9 मीटर लॉन्ग वॉल, फ्रॉम बॉटम कॉर्नर ऑफ 9 मीटर लॉन्ग वॉल टू द ऑपोजिट कॉर्नर ऑफ
द वॉल। अब आपने सबसे पहले 9 मीटर लंबी वाली दीवार देनी, एक ही सामने वाली है, एक इससे पीछे वाली दीवार। हम फ्रंट वॉल को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए यहां पर ये ज्यादा आपको विजिबल होगा। मैंने हर एक पार्ट की ना अलग अलग डायग्राम बनाई ताकि मेरे बच्चों को क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो अच्छे से विजुअलाइज कर सकें कि क्या चीज सर बताना चाह रहे हैं और क्या उन्होंने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो ये देखिए ये फ्रंट वॉल है, ठीक है ना। तो फ्रंट वॉल जो है ना यहां से लेकर यहां तक जो एंगल बनाती है, ये देखिए ये 9 मीटर लंबी वॉल है, ये इसका बॉटम लेफ्ट का अंदर है और ये इसका टॉप राइट का अंदर, उसी दीवार का टॉप राइट का अंदर। तो ये यहां से लेकर यहां तक जो है ना ये आपकी एक लाइन है, ये कितना एंगल बनाती है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमने मालूम करना है। जब मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था ना ये 49 डिग्री वाला कि कहां पे 49 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो मैंने कहा था कि ए से लेकर जी तक है, ठीक है। पॉसिबिलिटी तो ये भी थी कि ए से एफ तक, क्योंकि ए से एफ तक वो पूछे जा रही है यहां से, इसलिए जो ये वाली लाइन होगी वो ए से लेकर जी तक होगी और इसका एंगल 49 है। इसका एंगल जो है वो ए से लेकर एफ तक वो हमें मालूम करना है, ठीक है। चलो जी, ये भी ये चीज होगी क्लियर हमें कि क्या चीज मालूम करनी है हमने यहाँ पे कि ये 9 मीटर लंबी दीवार है, इसके जो बॉटम लेफ्ट का अंदर है उससे टॉप राइट कार्नर तक जो लाइन ड्रॉ होती है उस लाइन का एंगल मालूम करना है, ठीक है बच्चा। आगे आगे क्या मालूम करना है जी, फोर्थ पार्ट के ऊपर जाके हमने क्या मालूम करना है, कहां गया जी, कहां गया, ये वाला रहा, फाइंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब आप एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि आपकी आंख के लेवल से नीचे होता है उसको देखने के लिए आपकी आंख जो ऑब्जेक्ट के साथ एंगल बनाती है, यानी ये हॉरिजॉन्टल सरफेस और वो ऊपर से नीचे की तरफ एंगल बनाएगी, ये जो एंगल बनता है डाउनवर्ड एंगल, इस एंगल को बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। सीधा सादा अल्फाज में कहूं तो ऊपर से नीचे बनने वाला एंगल, ठीक है। तो जैसे यहां पे आप देख सकते हो ऊपर से नीचे बनने वाला एंगल, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। वो हमने मालूम करना है। कौन सा एंगल ऑफ डिप्रेशन मालूम करना है उसको भी देखिए। फाइंड एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप कॉर्नर ऑफ द 6 सेंटीमीटर लॉन्ग वॉल। आप 6 मीटर लंबी दीवार की तरफ आ रहा है, ठीक है, यानी चौड़ाई जो 6 मीटर चौड़ी दीवार है, ठीक है। फ्रॉम टॉप कॉर्नर ऑफ द 6 मीटर लॉन्ग वॉल टू द ऑपोजिट बॉटम कॉर्नर ऑफ द वॉल। अब देखो जी ये 6 मीटर लंबी दीवार जो है वो ये वाली है, इसका टॉप कॉर्नर ये, इसका बॉटम कॉर्नर ये, इसके टॉप से बॉटम की तरफ आपने ऐसे एक लाइन ड्रा कर देनी है, फिर उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन मालूम करना है। जैसे मैंने अलग से यहां दिखाया हाईलाइट करके, ये लाइन आ गई है और ये इसका एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो बेटा जी हमने मालूम करना है। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। पार्ट नंबर 1 के ऊपर आ जाए। अब पार्ट नंबर 1 में क्या मालूम करना है जी, जो बेस है ना बेस, ठीक है, उसके किसी एक पॉइंट से अपोजिट पॉइंट तक आपने एंगल जो लेंथ जो है वो मालूम करनी है। तो ये देखिए इसके तमाम फेस रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, तो ये ए पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये इस पॉइंट के अपोजिट पॉइंट ये बनता है। तो इसको मेरे बच्चे मैंने यहां पर लाइन ड्रॉ कर ली है, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है एबीसी, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को मैंने यहां पे कंसीडर करना है और मैं जानता हूं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। मैंने उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया। एबी की वैल्यू 9 है, बीसी की वैल्यू 6 है, 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जमा किया 117, यह है एसी का स्क्वायर। जबकि हमें चाहिए एसी की वैल्यू, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो मेरे बच्चों एसी की वैल्यू 3 × स्क्वायर रूट ऑफ 13 मीटर मिलेगी, या फिर अगर आप उसको पॉइंट में लिखना चाह रहे हैं तो 10.82 मीटर मिलेगी। पहला आंसर आपको मिल गया, ठीक है। कितना आसान है, मैंने कहा था सॉल्यूशन मुश्किल नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है थोड़ा सा आपने, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे पॉइंट के ऊपर आइए, हाइट ऑफ द रूम की हाइट निकालनी है, ठीक है। तो देखो जी ये वाला है, आपको एक लाइन दी हुई है, ये इस पॉइंट ए से लेके सी तक, ये भी अभी हमने मालूम की 10.82, ठीक है। तो ये ए से लेके सी तक 10.82 आपको मालूम है, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो जी से लेके सी तक है, जी से लेके सी तक ये तो आपको मालूम करनी है, और इसके दरमियान एंगल आपको 49 डिग्री का दिया हुआ, ये 49 डिग्री का एंगल है। मैंने बताया था ना आपको, कंसेप्ट में बताया था, आपको क्लियर किया था कि कोई भी लाइन जो प्लेन के साथ एंगल बना रही होती है वो एंगल दरअसल उस लाइन और उसकी प्रोजेक्शन के दरमियान में होता है। ये वो लाइन है और ये ए सी उस लाइन की प्रोजेक्शन है, तो लाइन और प्रोजेक्शन के दरमियान एंगल 49 था। बताया था ना कंसेप्ट आपको, और मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको एक साइड पे उस वाले कॉर्नर के ऊपर मैंने वो डायग्राम बना के भी सिखाया था कंसेप्ट, वो दोबारा आपने यहां पर अप्लाई करना है। तो मेरे बच्चों ये 49 का एंगल, ये हमने जो लेंथ है ए से लेकर सी तक वो अभी हमने मालूम करके रखी हुई है, और जो सीजी है वो हमने मालूम करनी है। जब आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ जाती है और उस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको एक एंगल और कोई एक साइड दे दी जाती है, तो फिर आप कोई भी दूसरी साइड आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का इस्तेमाल करेंगे। कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का इस्तेमाल करेंगे, साइन करेंगे, कॉस करेंगे या टेन करेंगे। तो मेरे बच्चों आपको मालूम करनी है हाइट, ये आपको चाहिए, और ये बेस आपको दी गई है, परपेंडिकुलर आपको चाहिए। तो परपेंडिकुलर और बेस को डील करने वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मेरे बच्चों tan से होती है, तो हमने tan का फार्मूला यहां पर इस्तेमाल करना है। एंगल 49 है, tan 49 इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारा आ गया GC और बेस आ गया हमारे पास AC। AC की वैल्यू मेरे बच्चों आपके पास 3 × स्क्वायर रूट ऑफ 13, ये हमने मालूम करके रखी हुई है। चाहो तो पॉइंट में भी पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हैं। अब क्या करोगे मेरे बच्चों, इसकी वैल्यू 1049 की कैलकुलेटर से निकालोगे 1.1504 आएगी, और ये वाली वैल्यू जो यहां डिवाइड हो रही है इधर जाके कर दो मल्टीप्लाई, इस तरह से आपको जीसी की वैल्यू मिलेगी 12.44 मीटर्स में। ये मेरे बच्चों आपके पास दूसरा आंसर भी आ गया है। उसके बाद फिर आप बढ़ेंगे तीसरे आंसर की तरफ, जहां पे हमने एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। ठीक है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन किसका एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, जो 9 मीटर लंबी दीवार थी ना, उसके जो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर से टॉप राइट कॉर्नर तक, ठीक है, ऑपोजिट टॉप राइट कॉर्नर तक, तो ये बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, उसका ऑपोजिट टॉप राइट कॉर्नर मेरे बच्चे ये बनता है। तो यहां से ये हमने एक लाइन ड्रा कर ली है। अब इस लाइन ने इस कितना एंगल बनाया है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बेस, ये हमने मालूम करना मेरे बच्चों। इसमें ये देखिए एक ट्रायंगल बनती है, इस चीज की ये ए बी साइड 9 मीटर है, और एफ बी, क्योंकि ये सी जी मालूम की थी ना, तो सी जी, एफ बी, ए ई, एच डी, ये तमाम लेंथ बराबर हैं। तो जितनी इसकी वैल्यू यहां पर निकली थी 12.44, वही वैल्यू यहां पर इस्तेमाल हो जाएगी। सी जी बराबर है बी एफ के, ठीक है, तो वो 12.44 है। दोनों वैल्यूज पुट कर लीजिए। यहां पर हम tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे। क्यों tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि देखिए परपेंडिकुलर आपको दिया गया है, ठीक है, बेस भी आपको दी गई है, और आपने इनके दरमियान एंगल, अपने इस ट्रायंगल के दरमियान जो है वो एंगल मालूम करना है। इस क्या कहते हैं इसको जी, एफ ए बी कह लीजिए, बी ए एफ कह लीजिए। तो बी ए एफ एंगल मालूम करना है हमने। परपेंडिकुलर और बेस दोनों हमें दी गई हैं, इसलिए हमने वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का इस्तेमाल किया जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस का इस्तेमाल होता है, जो कि tan वाली है। अब मेरे बच्चों एफ बी की वैल्यू 12.44 पुट करो, ए बी की वैल्यू 9 पुट करो, दोनों को डिवाइड करोगे 1.3822 मिलेगा। अब ये tan ऑफ एंगल बी ए एफ है, जबकि हमें एंगल बी ए एफ चाहिए। tan जब यहां से इक्वल से उधर जाएगा तो उधर जाके tan इनवर्स हो जाएगा। जब वहां tan इनवर्स हो जाएगा तो आप कैलकुलेटर में शिफ्ट का बटन दबाएंगे, फिर tan दबाएंगे, फिर 1.3822 लिखने के बाद इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो बेटा कैलकुलेटर आपको जवाब देगा 54.11 डिग्रीज। इस तरह से आपने तीसरा आंसर भी मालूम कर लिया। हमारा जो एंगल था वो एंगल ऑफ एलिवेशन 54.11 डिग्रीज आ जाएगा। उसके बाद फिर पार्ट नंबर 4 के ऊपर आ जाएंगे। पार्ट नंबर 4 में उसने कहा था कि जो 6 सेंटीमीटर वाली वॉल है उसके टॉप राइट कॉर्नर से लेफ्ट बॉटम कॉर्नर तक जो एक लाइन ड्रा होती है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम कीजिए। तो ये यहां से यहां तक हमने लाइन ड्रा कर दी है। इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे मालूम होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने बताया था कि ऊपर से नीचे की तरफ ये एंगल आपने मालूम करना है। ये आपका रिक्वायर्ड एंगल है। इसका नाम क्या है, इस एंगल का नाम आप याद दे सकते हैं जी, इसको एफ जी बी या बी जी एफ, आप कोई भी एक नाम दे सकते हैं। मैंने एफ जी बी का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे बच्चों देखो यहां पर भी एक ट्रायंगल बन रही है ना, ये देखें, ये जी है, ये बी है, और इस पॉइंट का नाम एफ है, तो एफ जी बी। इसके अंदर अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 12.44 है तो ये भी 12.44 सेंटीमीटर नहीं, सॉरी, मीटर में होगा, ठीक है। ये मैंने सेंटीमीटर गलती से लिख दिया, 6 मीटर, क्योंकि मीटर का यूनिट इस्तेमाल किया गया। ओके, तो ये हमारे पास 12.44 मीटर्स में आ गया, ये 6 मीटर्स में आ गया, ये भी हमारे पास मीटर्स में है, ठीक है। तो देखो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है ना, तो देखो मेरे बच्चों ये एंगल है जिसको आप कंसीडर कर रहे हो, एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, ये गलती कभी नहीं करनी। ये एंगल के अपोजिट क्या होती है, परपेंडिकुलर। हमेशा इस तरीके से याद रखें, कभी ये मत सोचिए कि ये सीधी है तो ये बेस होगी, ये वर्टिकल है तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा, या सॉरी क्या कहते हैं इसको, परपेंडिकुलर होगा। हमेशा एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस आ जाएगी, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस लिख दिया हमने, उसके अंदर वैल्यू पुट कर दी। ये देखो बेटा, ये परपेंडिकुलर ओवर ये बेस, tan का ही हमने इस्तेमाल किया, क्योंकि दोनों जो tan हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं जहां परपेंडिकुलर और बेस का ताल्लुक होता है, तो यहां पर भी परपेंडिकुलर और बेस का ही ताल्लुक था, इसीलिए हमने tan का इस्तेमाल किया। बेटा दोनों वैल्यूज पुट करने के बाद कैलकुलेटर से आप इसे डिवाइड करेंगे, जवाब मिलेगा 2.0733। अब आपके पास tan ऑफ एंगल एफ जी बी जो है वो 2.0733 है। अब इस एंगल को उधर ही रहने दें, tan का उधर जाके इन्वर्स कर देंगे। उसके बाद फिर आप कैलकुलेटर में शिफ्ट का बटन दबा के tan का बटन प्रेस करेंगे, फिर 2.0733 लिखने के बाद इक्वल प्रेस करेंगे तो 64.25 डिग्रीज आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरह से आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन भी आ गया 64.25 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 8, 3 satellites A, B, C are used for GPS navigation are orbiting the Earth in the same plane। बेटा इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3 सैटेलाइट्स हैं A, B और C, जो कि नेविगेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और वो एक ही प्लेन के अंदर जो है अराउंड द अर्थ घूम रहे हैं, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट A एंड B इज 15 किलोमीटर। सैटेलाइट A और B के दरमियान फासला है 15 किलोमीटर का। एंड इफ D इज द हाउस ऑन द अर्थ सच दैट द एंगल BAD इज इक्वल टू 70 डिग्री
एंड ए सी बी डी इज अ रोम्बस। ए सी बी सी डी बी डी, इसके ऊपर गौर करना, इज अ रोम्बस। अगर जो है वो एक एंगल हो बी ए डी, यानी बी से चला ए से मुड़ा डी पे पहुंचा, वो एंगल अगर आपका 70 डिग्री हो और ए सी बी डी एक रोम्बस हो, तो फिर आपने तीन चीजें मालूम करनी है। डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ ए टू सी सैटेलाइट, डिटरमाइन डिस्टेंस बी टू सी सैटेलाइट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट सी फ्रॉम द हाउस डी। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास अर्थ है, ये अर्थ के ऊपर एक हाउस है, उसको हमने डी पॉइंट पे रखा हुआ है। ठीक है, तीन सैटेलाइट हैं ए बी सी जो एक ही प्लेन के अंदर मौजूद हैं और अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ए से बी तक फासला 15 किलोमीटर दिखाया गया है। और इसके अलावा अब हमें मालूम क्या करना है, सी का ए से फासला, सी का डी से फासला, सी का बी से फासला, सीधा सीधा। ठीक है, ये तीनों फासले हमें मालूम करने हैं। सही है बेटा। और हमें बताया गया है कि ये तीनों जो है ना, ये चारों पॉइंट मिलके यानी ए सी डी जो है, ये चारों पॉइंट मिलके एक रोम्बस बनाते हैं जिसका नाम है ए सी बी डी। तो ऐसी रोम्बस बनाएंगे ए सी बी डी, ये ए सी बी डी हमारे पास रोम्बस जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये फासला शो कर दिया हमने कितना 15 किलोमीटर का। अब जो एंगल बताया गया था, बी से चले ए से मुड़े डी पे पहुंचे, बी से चले ए से मुड़े डी पे पहुंचे, यानी ये वाला एंगल बनता है, ये वाला 70। ठीक है, अब याद रखिएगा जो रोम्बस होती है ना बेटा, रोम्बस एक ऐसी शेप होती है जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, लेकिन उसके जो चारों एंगल है ना वो 90 नहीं होते। अब स्क्वायर में और इसमें जो फर्क होता है रोम्बस में वो ये होता है कि स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं और चारों एंगल 90 होते हैं। इसमें चारों साइडें तो बराबर होती हैं लेकिन चारों एंगल 90 नहीं होते, मुख्तलिफ एंगल होते हैं। ठीक है, लेकिन अपोजिट एंगल सेम होते हैं। इस एंगल के अपोजिट ये एंगल सेम होता है, इस एंगल के अपोजिट ये एंगल हमारे पास सेम होता है। ठीक है बेटा, अब इस डायग्राम को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अलग करके बनाया है, थोड़ा बड़ा करके। ये हमारे पास रोम्बस आ गई है, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड दोनों बराबर होंगी, ये बात ज़हन में रखो। ठीक है बेटा। अच्छा, अब जो है ना ये यहाँ पे आपको जो एंगल बताया जा रहा है 70, अगर ये एंगल 70 है ना, ठीक है, तो फिर हमारे पास जो है ये एंगल भी 70 होगा, ये एंगल भी 70 होगा, ये एंगल भी 70 होगा। उसकी रीजन क्या है मेरे बच्चों? उसकी रीजन ये है कि अगर आप एक रोम्बस के अंदर डायगोनल ड्रा करते हैं तो उसका जो डायगोनल है वो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है। ठीक है, ये मेरी बात याद रखिएगा। ठीक होगा मेरे बच्चे? तो अगर ये 70 तो फिर ये भी 70 होगा, अगर ये 70 तो फिर ये भी 70 होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये 15 किलोमीटर आ गया, ये दो साइडें हमें मालूम करनी है। तो उसके लिए मेरे बच्चे हम ये वाली जो ट्राइंगल है इसको हम ले लेते हैं ए बी और सी। ये आ गई ए बी सी, एक ट्राइंगल आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर ये वाला एंगल जो है वो हमारे पास 70 है, ये वाला एंगल भी क्या है 70 है। समझ गए बेटा? ओके, और ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास 40। कैसे मालूम करेंगे कि तीनों एंगल का सम 180 होता है, एक 70 दूसरा भी 70, तीसरा एंगल ए सी बी, यानी ए से चले और सी से मुड़े बी पे पहुंचे, ए सी बी, तीनों का सम 180 है। इनको उधर जाके माइनस कर दो तो आपके पास 180 माइनस 140 करेंगे तो 40 आएगा, यानी ए सी बी एंगल 40। इस तरह आपने मालूम कर लिया। अब इसके तीनों एंगल आपको पता है 70, 70 और 40। समझ गए मेरे बच्चे? अच्छा, अब आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है लॉ ऑफ साइन का, क्योंकि आपको जो है वो ये साइड जो है वो मालूम करनी है, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ये एक ऑब्लिक ट्राइंगल है। इस वजह से हम इसके ऊपर या लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं या लॉ ऑफ कोसाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। सही है मेरे बेटे? ओके जी। अब देखिए, ये आपको एक साइड दी गई है 15 किलोमीटर, ये साइड आपने मालूम करनी है। इस साइड का अपोजिट एंगल ये है और इस साइड का अपोजिट एंगल ये है। तो लॉ ऑफ साइन क्या कहता है? ए बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू बी बाय साइन बीटा इज इक्वल टू सी बाय साइन गामा। कोई सी भी पेयर इसमें से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ख्याल इतना करना मेरे बच्चे कि जो आप साइड ऊपर लिख रहे हो ना, ठीक है, उसके अपोजिट जो एंगल है वो साइन के साथ नीचे आएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर ये साइड है आपके पास ए बी। ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहां पर ए बी, तो ए बी का अपोजिट एंगल जो है वो 40 है ना, तो नीचे साइन ऑफ 40 लिख दूंगा। उसके अलावा कोई एक साइड आप ले लेते हैं जी ए सी। अब ए सी जो साइड मैंने ऊपर लिख लिया, तो ए सी के अपोजिट एंगल यहां पर 70 है, तो साइन ऑफ 70 जो है वो हमारे पास नीचे आएगा। अब मेरे बच्चों ये आपने इस्तेमाल कर लिया साइड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अपोजिट एंगल, साइड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अपोजिट एंगल। उसके बाद आपने क्योंकि ए सी की वैल्यू मालूम करनी है, साइन 70 यहां डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब साइन 70 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन 40 नीचे है, और ये ए बी जो है वो हम ऑलरेडी जो यहां पढ़ा था वो हमने यहां लिख दिया। वैल्यूज कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो। साइन 70 की ये वैल्यू आती है, साइन 40 की ये वैल्यू आती है। दोनों को कैलकुलेटर से डिवाइड करने के बाद 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 21.93। अब क्योंकि यूनिट जो ऊपर इस्तेमाल हुआ किलोमीटर का इस्तेमाल हुआ, तो यहां पर भी आप किलोमीटर लिख देंगे। AC इज इक्वल टू 21.93 किलोमीटर। ये मेरे बच्चे आपके पास एक साइड आ गई। अब क्योंकि ये रोम्बस है,
इसकी ये साइड सब बराबर है। इसका मतलब है अगर एक साइड का पता लग गया तो बाकी जो साइड आपको मालूम करनी है वो भी आप इसके इक्वल बता देंगे। जैसे आपको बताया गया था कि आप ए और सी के दरमियान फासला मालूम कीजिए, वो हमने मालूम कर लिया। फिर आपको बताया गया बी से सी तक फासला, तो क्योंकि ए से बी और बी से सी और ए बी बी सी ये सब बराबर है चारों साइड, तो हमने फिर बी सी की वैल्यू भी वही लिख दी, 21.93 किलोमीटर आ गई। उसके बाद मेरे बच्चों नेक्स्ट जो है आपका टास्क वो ये है सी से लेकर डी तक फासला आपने मालूम करना है। तो देखिए यहां पर हमारे पास ये एक ट्रायंगल बन रही है, इस ट्रायंगल को मैं अलग से यहां दिखा देता हूं। ये ए पॉइंट, ये डी पॉइंट और ये सी पॉइंट, ये साइड की वैल्यू आपने मालूम करनी है। ये साइड आपको पता है 21.93, ये भी पता है 21.93, क्योंकि रोम्बस की चारों साइडें बराबर होती हैं, तो कोई सी भी दो साइड आप ले लें, ये भी 21.93, ये भी 21.93, ये भी 21.93, ये भी 21.93 होगी। तो मैंने लिख दी 21.93 किलोमीटर, मैंने ये नहीं लिखा क्योंकि जगह कम थी। अब जो सेंटर में यहां पर एंगल बन रहा है वो 140 है, क्योंकि देखो इससे नीचे 70 है, इससे ऊपर भी क्या है 40 है, 70 होगा, 70 प्लस 70 140 हो जाएगा मेरे बच्चे। ये हमारे पास एंगल आएगा 140। तो जब भी आपको कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां पे एक ऑब्लिक ट्रायंगल दी जाए और दो साइड और एक एंगल दिया जाए और वो एंगल उन्हीं दो साइड्स के दरमियान पाया जाए, तो हमेशा आप लॉ ऑफ कोसाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर हम लॉ ऑफ कोसाइन का इस्तेमाल करेंगे। लॉ ऑफ कोसाइन जो है वो, क्योंकि आपको जो सिखाया जाता है वो सिर्फ ए बी सी और अल्फा बीटा गामा की शक्ल में सिखाया जाता है, तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो बच्चे परेशान होते हैं। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, मैं आपको हल बताता हूं। देखो जो साइड आपने मालूम करनी है ना, उस साइड से स्टार्ट करना है आपने। क्या साइड मालूम करनी है जी? डीसी साइड मालूम करनी है। तो भाई डीसी सामने या सीडी हमने यहां पर लिख दिया। अब उसके बाद दो साइड जो बच गई हैं, पहली साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर, फिर -2 आएगा, और पहली साइड दूसरी साइड जो आपने यहां पर लिखी है दोनों को साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दो, यानी जिन दो साइड के दरमियान एंगल है वो ही आप यहां लिखोगे, उन्हीं को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और उन्हीं साइड के दरमियान वाला एंगल यहां लिख दोगे। अब देखो ना, इन दो साइड के दरमियान एंगल क्या है? CAD या DAC, कोई भी नाम दे दो, CAD, यानी C से चले A से बढ़े D पर पहुंचे। ये मेरे बच्चे आपके पास एंगल आ गया। अब वैल्यूज को प्लग इन कीजिए। AC की वैल्यू 21.93, AD की वैल्यू 21.93, और इधर भी आपने जो वैल्यूज पुट करने के बाद आपने कैलकुलेटर जस्ट इसको सिंपलीफाई करना है। पहले इनके स्क्वायर लेके लिखे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा है, cos 140 की वैल्यू लिखी है। उसके बाद कैलकुलेटर में सारी वैल्यूज डाल के इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो मिलेगा 1698.6297। अब क्योंकि ये CD के स्क्वायर की वैल्यू है, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो CD की वैल्यू आएगी 41.21 किलोमीटर। यही बेटे हमारा बस आंसर है इसका।